लेके प्रभु का नाम शुरू करे ये अच्छा काम है ना। तो दूर नहीं है हमारा मंजिल, हमें तो बहुत कम समय है। लग रहा होगा कि हम जून में, अगला जून में, मई जून में देंगे एंट्रेंस, उतना समय हमारे पास है नहीं। लग रहा है कि अगला साल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ध्यान से देखते हैं कि मन लगा के दिन में अगर हम 2-3 घंटा पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, कितने समय के बाद छोड़ो, फुल कंसंट्रेशन के साथ मन लगा के अगर 2-3 घंटा पढ़ते हैं, उसके हिसाब से देखो तो 24 आवर से अगर 3 घंटा पढ़ते हैं तो 1/8 टाइम हमारे पास है पर डे का, मतलब पूरा साल का 1/8 डेज, 365 डेज अगर है ना। और इसको आप 8 में डिवाइड करो, इतनी डेज आपके पास है जिसमें आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खत्म करना है। लग रहा है कि एक साल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। we'll start with the first chapter, that is vector. पॉइंट नंबर 1। तो वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जो मेजर किया जा सकता है। जो मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर्स आर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी मिस इंटरप्रिटेड कि जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, नहीं। वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी पगड़ी पहना वो सरदार है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। तो वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? लिखने के लिए हम पहले देखते हैं कि हाउ यू राइट ए वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दोनों को अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे? हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमें लिखना है वेक्टर ए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए के ऊपर एक छोटा सा एरो मार्क। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिटन लाइक दिस। समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ वी ट्रांसलेट। जैसे अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा चीज लिख रहा हूँ कि सपोज मैं ऐसे लिखा a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, और ये सपोज ये स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे इन वर्ड्स, तो क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर a एंड b, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर a एंड b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऐसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने में अगर दिक्कत होगा तो आंसर सोचने में भी दिक्कत हो जाएगा। अगर मैं लिखूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, आप इसको क्या पढ़ोगे? a, चलिए क्या पढ़ेंगे इसको? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b is equal to magnitude of sum of a and b. See the word play. Sum of magnitude of a and b is equal to magnitude of sum of a and b. तो ऐसे आपको पढ़ लेना जरूरी है। तो पहला चीज ये बताया, ग्राफिकल फॉर्म में किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर लाइक जस्ट एन एरो मार्क। ये कोई एक वेक्टर है, कौन है वेक्टर? चलो नाम देते हैं a। अगर a वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो मार्क, यहाँ से a का डायरेक्शन पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में है कि नहीं? और अगर पूछेगा कोई यहाँ से कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू गो फॉर द लेंथ ऑफ द एरो मार्क। लेंथ ऑफ द एरो मार्क विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एरो मार्क विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये एरो मार्क कितना लंबा है? ज्यादा लंबा है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, कम लंबा है तो कम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। तो ग्राफिकल फॉर्म में हम किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो मार्क रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर मैं ग्राफिकली कोई एक फिगर, ऐसे छोटा सा फिगर बनाता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो ये फिगर में, इसके ऊपर मैं 2 फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ,
फोर्स F1 और एक फोर्स F2, और ये दोनों फोर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं ग्राफिकली दोनों फोर्स को दिया हूँ यहाँ पे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस केस में कैसा होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक? ये ब्लॉक किधर को जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? आपको क्या लग रहा है? लेफ्ट के जाएगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये भी समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं। दूसरा चीज जो हमें अक्सर कंफ्यूजन लाता है वो ये है कि अगर हमें लिखना है कोई एक वेक्टर जो कि ऐसे दिया है, क्या दिया है बताओ? v इज ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर मान लो ऐसा कोई एक वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, कैसे पता चला कि वेलोसिटी दिया है? क्योंकि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया है। खाली स्पीड दिया होता तो हम कहते कि खाली अगर ये वैल्यू दिया होता 12 मीटर पर सेकेंड तो हम कहते कि स्पीड दिया है, इसके साथ डायरेक्शन भी दिया है, तो ये बन जाता है क्या? वेलोसिटी। अब अगर ये वेलोसिटी को हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले हम अपना कन्वेंशनल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। हमें वेक्टर को ड्रॉ करना है, कौन सा? वेलोसिटी वेक्टर 12 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ ड्रॉ करना है भैया, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट ये है वेस्ट, है ना, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये साइड को, ये जो उनको कहेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट है, वेस्ट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट को याद रखो, यहाँ पर ऑफ वेस्ट का मतलब हुआ वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। तो डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। हमें एक एरो मार्क ड्रॉ करना होगा, जो एरो मार्क का लेंथ कितना होगा हम जानते हैं, द लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो कितना लंबा एरो मार्क खींचेंगे, विल ड्रॉ 12 यूनिट्स, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ऐसे आएंगे और क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपको समझ में आया तो क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस वेक्टर? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। ये भी एक वेलोसिटी वेक्टर है और नाम दिया है, पहला वाला का मान लो v1 था और ये वाले का मान लो नाम दिया है v2, और दिया है कि ये एंगल है 20 डिग्री और ये लेंथ कितना दिया है? लेंथ दिया है 15। तो आप कहोगे कि v2 वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कितना मीटर पर सेकेंड? 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स 20 डिग्री। हाँ, किधर को? व्हाट इज द डायरेक्शन? ईस्ट ऑफ साउथ की साउथ ऑफ ईस्ट? यस, मतलब साउथ का ईस्ट की तरफ 20 डिग्री, तो हम कहेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये सब छोटे छोटे चीज आप लोगों को आता है, मेरा काम है पूरा करवाना, तो पूरा करवा रहा हूं। तो ये हो गया। तीसरा चीज ग्राफिकल फॉर्म से निकल के आ रहा है कि अगर हमें कोई एक वेक्टर ऐसे दिया गया है, मान लो ये है वेक्टर f, हमें कहा गया ड्रॉ वेक्टर 2f। 2f मतलब इसका डबल मतलब सीधा ये जैसा है उसी के डबल को ड्रॉ करो, ये वेक्टर हो गया वेक्टर 2f। अगर हमें कहा गया ड्रॉ वेक्टर -f, f का उल्टा वेक्टर को -f कहेंगे, सिंपल समझ में आ रहा है? सो वी गो फॉर ए वेक्टर लाइक दिस एंड वी कॉल इट वेक्टर -f। कोई कहेगा ड्रॉ वेक्टर -f/2, तो -f/2 तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है छोटा सा जो -f का आधा साइज का होगा और कहेंगे ये -f/2। समझ में आया? मतलब कोई भी एक वेक्टर दिया है उसके साथ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर को ड्रॉ करना हमें आता है। अगर f को ड्रॉ करना आता है तो 2f ड्रॉ करना आता है, -f को ड्रॉ करना आता है, -f/2 को भी ड्रॉ करना आता है। कितना सिंपल सा चीज है। लेकिन ये हर एक केस में एक चीज आपकी ध्यान रहे कि जो लेंथ है वेक्टर का दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। और आप देख रहे हो कि हर एक केस में लेंथ इज ए जस्ट ए पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई भी एक लाइन का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन यू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर? नो, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या आपका हाइट कभी नेगेटिव हो सकता है?
नहीं। लेंथ ऑफ दिस पेन कैन इट बी नेगेटिव? नो। तो कोई भी चीज लेंथ कभी निकालेंगे तो वो नेगेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब है क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट करता है क्या, लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब असलियत तो ये है कि वेक्टर नेगेटिव होता है, ध्यान रहे, वेक्टर नेगेटिव होता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, स्टेटमेंट मीनिंगलेस है। कैसे कार जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड में? लेकिन अगर मैं कहूं, इसमें मैं जब बताया कि कार इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड। व्हेन आई से द कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, I am talking about the speed because I am not specifying any direction. But speed cannot be negative. The sentence is invalid. लेकिन सोचो मैं अगर वेलोसिटी बताऊंगा, जिसमें बताता हूँ एक कार इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, हाँ ये है। एक कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ये सेंटेंस का मीनिंग है। इसका मतलब है कार इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ विथ 20 मीटर पर सेकेंड। When I am indicating the direction with the magnitude, it is the velocity, it is not the speed. कहने का मतलब हुआ velocity can be said negative, लेकिन speed cannot be negative. ये चीज याद रखना है। फोर्स -f हो सकता है लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब अगर हम कहेंगे कि f का मैग्नीट्यूड, ये एंट्रेंस में आ चुका है, f का मैग्नीट्यूड अगर 10 है, क्या आप मुझे बता सकते हो 2f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20। अच्छा, मोदी जी को खुश करने के लिए लड़कियों को भी बोलना चाहिए, वो बोलते हैं ना लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, तो ये 2f हुआ। कोई मुझे बताएगा -3f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 30। डोंट से -30, से 30। यू आर वेरी करेक्ट, बढ़िया सुन रहे हो तुम लोग। सॉरी, ये वैल्यू हो गया 30। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चेंज लाता हूं, मैं कहूंगा कि सपोज आई वांट टू राइट -4f, इसका वैल्यू क्या होगा? f का वैल्यू 10 दिया है, इसको क्या है? -40, बिकॉज इट इज -4 मल्टीप्लाइड टू मैग्नीट्यूड ऑफ f। आप अगर इंस्टेंटली बोलना शुरू करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल फीड। If you wait for me to judge whether you understand or not and I ask and interact whether you understand or not, then that will take more time. आप सोचो कि आप अकेले हो रूम में और कोई नहीं है, चिल्ला के बोलो, दूसरे क्या सोच रहे हैं उनको छोड़ दो उनके ऊपर। -4f का वैल्यू हो गया -40। चलिए, काफी चीज हम लोग सीख गए ग्राफिकल फॉर्म के ऊपर। थोड़ा लुक बैक कर लेते हैं, क्या क्या देखें कि ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग ये सिंबल्स यूज करते हैं लिखने के लिए। वेक्टर ए लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखते हैं, वेक्टर ए लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है तो यू जस्ट गिव मॉडुलस साइन। और ये स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे करके पढ़ना, क्योंकि उस स्टेटमेंट से ही आपका, सपोज कोई पूछेगा दिस इज द कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, पहले ये तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी ना वैल्यू ऑफ थीटा आप बोलोगे। जब कोई वेक्टर को हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं, वी जस्ट राइट इट बाय एन एरो मार्क। द लेंथ ऑफ द एरो मार्क गिव्स यू मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड ऑब्वियसली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये चीज आपको समझ में आया। पहला पॉइंट देखें हम लोग, व्हाट इज ग्राफिकल फॉर्म, और उसमें और क्या देखें कि कोई वेक्टर को अगर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या ऐसा कुछ लिखा है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे ये वेक्टर था 12 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टेड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, और ये 15 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है कि नहीं? यस। तो ये चीज भी आपको समझ में आया। जस्ट अ मिनट, कितना बढ़िया जा रहा है। अभी तक आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी नहीं लग रहा है, मतलब हम ये सोचेंगे कि ये सारा चीज आपके दिमाग में छप गया, और वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं कभी दोबारा साल भर में नहीं करेंगे, तो आपको ये क्लीम्स ले लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चलो देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर।
कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या है? यू हैव सीन माय प्लेलिस्ट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी गिवन। अगर कोई आदमी इधर को जाता है 20 मीटर, इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में मतलब मान लो कि ये है हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, सपोज ये एंगल 60 डिग्री दिया है या फिर 30 डिग्री दिया है, वो इधर को गया, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। हम पूछेंगे आदमी कितना गया, आपको देख लो लेंथ दिख के पता चल जाएगा, पूछ क्यों रहे हो? हाँ लेंथ देखे तो पता चला ये 20 यूनिट्स का है। अच्छा वो इधर को 20 मीटर गया, दैट मीन्स दिस लेंथ इज 20 मीटर। अच्छा वो आदमी ईस्ट की तरफ कितना गया, आपको ईस्ट की तरफ कहाँ गया, तो दिखा कि इधर गया। ठीक है भाई, यू अंडरस्टैंड कि इधर गया, मैं भी समझता हूँ, लेकिन इधर जाते जाते क्या वो ईस्ट की तरफ कुछ दूर नहीं निकल गया? हाँ, ईस्ट की तरफ भी कुछ दूर निकल गया है। कितना दूर निकल गया है? वो जब इधर जा रहा था, इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ ये डिस्टेंस निकल गया है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। वो ईस्ट की तरफ गया नहीं है, गया कुछ दूसरा डायरेक्शन में, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ कुछ दूर निकल गया। जितना भी दूर निकल गया उसको हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। एंड वॉच माय वर्ड्स, व्हाट आई से, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट कहने का मतलब है, जब हम कंपोनेंट कहते हैं उसके साथ जोड़ते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, मतलब कंपोनेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ कि एक स्केलर क्वांटिटी हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ ए डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ अगर कोई पूछेगा तो हमें यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये जो चीज दिख रहा है ये लेंथ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट देखना है तो क्या करना होगा? जस्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और एरो मार्क दिखाइए। ये जो एक वेक्टर आपको दिखने लगा, ये वेक्टर क्या है? इट इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अच्छा, कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये लेंथ। ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये लेंथ। So magnitude of components are different, but remember component is always a vector quantity. मैं आपको सिंपली पूछूंगा find the component of this vector displacement s, आपको कौन से डायरेक्शन में तो बताओ, बिना डायरेक्शन बताए हम बता नहीं सकते। When I specify a direction, you are able to say the component. तो ये जो वेक्टर हुआ उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है दिस लेंथ, इस डायरेक्शन में है दिस लेंथ, और ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे, ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे। कोई पूछेगा कि एस का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो कितना है, कितना है? तो देखो ये लेंथ, अगर ये पूरा लेंथ है 20, ये एंगल है 30, एंड आई क्लियरली सी दिस इज ए ट्रायंगल, sin 30 cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 30 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, है कि नहीं? तो इसका जो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हुआ ये लेंथ, ये कितना हो जाएगा? फिर आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 20 cos 30, ये वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हो गया 20 cos 30। तो बताते बताते हम दो तीन चीज आपको बताया। एक हुआ कि हाउ व्हाट यू मीन बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। सारे इंटरप्रिटेशन पे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, करने के लिए तैयार रहना। फिजिकल इंटरप्रिटेशन हुआ, वो गया नहीं है इधर, गया है इधर, लेकिन इधर जाते जाते इधर कितना दूर गया, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ग्राफिकली कैसे करते हैं? उसका हेड से और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, जो इंटरसेप्ट यहाँ पर आ रहा है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ग्राफिकली। स्केल पेंसिल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको स्केल से मेजर कर लो, जो लेंथ आएगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। न्यूमेरिकली अगर निकालना है तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब जिसके साथ ये 30 डिग्री कर रहा है, तो क्या होगा? 20 cos 30। Obviously here if it is 30 degree, this angle is also 60 degree, and this vector is the component vector of s in the direction of north। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये इसके साथ 60 डिग्री कर रहा है, तो आप सीधे सीधे कहोगे 20 cos 60। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना काफी आसान चीज है। आई रिपीट एवरीथिंग अगेन। सपोज हमारे पास ऐसा कोई एक वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है जानने के लिए यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर मैं ये वेक्टर का कंपोनेंट जानना चाहता हूं
इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और नॉर्थ। तो अगर ईस्ट में जाना है, ग्राफिकली निकालना है, तो हेड से और टेल से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर हमें कंपोनेंट वेक्टर चाहिए तो आई विल इंडिकेट दिस लाइक दिस, क्योंकि हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल के नीचे टेल रखेंगे, हेड के नीचे हेड रखेंगे। ये जो वेक्टर आएगा दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ ई। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है वो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसके साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एस cos theta. So to conclude everything, single thing you have to remember that the component of a vector in any direction is given by the product of magnitude of the vector and cosine of the angle it is making with that direction. Magnitude of the vector multiplied to cosine of the angle it is making with that direction. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टू cos थीटा। किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर चाहिए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? अभी अगर मैं कहूं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसे, और इस वेक्टर का मुझे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए सेम वेक्टर का, और कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। सपोज ये एंगल थीटा अल्फा है, ये एंगल दिया है थीटा, ये एंगल दिया है बीटा, ऐसे करके अलग अलग एंगल दिया है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल कर रहा है। सेम वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो क्या होगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस बीटा। कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट। नाउ अगेन लेट अस लुक बैक टू द फर्स्ट केस। कोई पूछेगा इस फिगर में व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, what is the component vector of S in the direction of east? आप क्या कहोगे, 20 cos 30. What is the component vector of S in the direction of north? तो आप कहोगे 20 cos 60. अगर मैं पूछा what is the component vector of S in the direction of west? In the direction of west मतलब इधर को कितना, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो हरदम पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं कंपोनेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। जैसे कोई मान लो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड में, तो उसका वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। पूछा गया क्वेश्चन में बताओ विथ व्हाट वेलोसिटी इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो आप क्या कहोगे -5 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। एग्जैक्टली इन द सेम वे इस वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज शोन। आपको अगर पूछेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, तो आप कहोगे -20 cos 30 टुवर्ड्स वेस्ट। समझ में आया क्या? अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, क्या कहोगे आप, -20 cos 60 टुवर्ड्स साउथ। मैग्नीट्यूड कितना, हाँ इसका जितना मैग्नीट्यूड है उसका इतना मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। आया समझ में? चलिए अब ये जो कंपोनेंट चीज को हम लोग समझे, देखते हैं कितना बढ़िया से समझे। चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल मूव्स 100 meter towards 30 degree west of north. Find component magnitude or magnitude of displacement, magnitude of component of displacement
in the direction of west। ये क्वेश्चन कोई आपको पूछेगा नहीं, बस मैं दिया इसलिए ताकि आपको थोड़ा एक्विडेंसी बढ़ जाए, चीजों को समझ में आने लगे। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट पूछा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू नो वी शुड नॉट टेक मोर देन 15 to 20 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करें हमारा गोल काफी हाई है। हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वेक्टर है वो दिखता कैसा है। वो वेक्टर दिखता ऐसा है कि 100 मीटर टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब वो किसके साथ 30 डिग्री करेगा, वेस्ट के साथ कि नॉर्थ के साथ? नॉर्थ के साथ करेगा। ये ऐसा हो गया, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया नॉर्थ आपका, ये हो गया। तो ये लेंथ कितना हो गया, दिस लेंथ इज 100 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री। चलो वेक्टर हमें समझ में आ गया। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो पहले देखना पड़ेगा कि वेस्ट के साथ क्या एंगल कर रहा है, 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेस्ट कितना हो जाएगा, इट इज 100 cos 60 that is 50 मीटर। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट, तो आप कहोगे इट इज 50 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सार में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई पूछेगा कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को आप खींच रहे हो। मान लो कि यू आर पुलिंग दिस ब्लॉक विथ ए फोर्स F और F का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, से इट इज गिवन समथिंग लाइक 30 न्यूटन और ये ब्लॉक को मास दिया हुआ है सपोज 4 kg और ये एक स्मूथ फ्लोर है और दिया ऐसा है कि दिस फोर्स कैसा खींच रहा है, द फोर्स इज पुलिंग एट सम एंगल टू द वर्टिकल। व्हाट इज दैट एंगल, से दैट एंगल इज 45 डिग्री। और 45 क्यों देंगे, चलो ले लेते हैं 60 डिग्री। दिस इज पुल्ड इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री टू द वर्टिकल। जैसे आप खींचोगे ये ब्लॉक तो मूव करेगा। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है। तो पहले हमें सोचना ये है कि ये ब्लॉक तो मूव करेगा, लेकिन क्यों मूव करेगा, नहीं खींच रहे हैं तो मूव करेगा। अरे खींचने से अगर मूव करता तो ऐसे चलता, ऐसे चलेगा क्या ऊपर, नहीं, हम खींच रहे हैं इधर और ये ब्लॉक चलने लगेगा एक कुछ दूसरे डायरेक्शन में, कुछ ऐसे ब्लॉक इधर को चलने लगेगा। खींच रहे हैं इधर, जा रहा है इधर, क्यों, क्योंकि हम इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ भी खींच रहे हैं, इसलिए थोड़ा अगर ये वेइंग मशीन पे रखा होगा तो उसका रीडिंग कम आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ खींच रहा है तो हल्का हो जाएगा। और इधर को खींच रहा है इसलिए स्लाइड कर रहा है। तो ये स्लाइड क्यों कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बट बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। पहले तो पता करें कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री एंगल कर रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर ये 30 डिग्री कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F cos, क्या एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, सो इट इज दिया है 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये बन गया 15 √3 न्यूटन। तो ये फोर्स इधर खींचते खींचते इधर को खींच रहा है 15 √3 न्यूटन में, और उसी लिए जा रहा है, फोर्स के लिए नहीं जा रहा है। अगर ये फोर्स ऐसा नहीं होता, फोर्स ऐसा होता, तो सोचो तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता, F cos 90, cos 90 है 0, मतलब जैसे आप इधर को खींचोगे ये ब्लॉक इधर नहीं जाएगा, तो इधर क्यों जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स बट बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जैसे मैं शुरू में बताया था आपको, ये आदमी ईस्ट की तरफ गया नहीं था, लेकिन इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ कुछ दूर निकल गया था। एग्जैक्टली इन दैट वे यू विल से द
कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग इट। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हरदम याद रखना, फोर्स बाय मास याद रखने से गलत हो सकता है। ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, क्या मास चल रहा है, बाय द फोर्स विच इज ड्राइविंग। कौन ड्राइव कर रहा है, ये फोर्स। कौन ड्राइव हो रहा है, 4 kg। तो हम कहेंगे इट इज 15√3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आपको जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत होता है तो मत लिखो। थिंग्स विल बी शेयर्ड एंड यू कैन राइट लेटर। अगर आप स्लो लर्नर हो, लिखने के साथ साथ सुनना, समझना, पढ़ना, 3-4 चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, डोंट राइट, आई विल शेयर द वीडियो, यू कैन राइट इट। तो उसमें दोबारा हो जाएगा, एक बार क्लास अटेंड कर लिए, एक बार रिवीजन भी कर लिए, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना। तो खाली आंसर रफ वर्क करके मेरे को साथ साथ आंसर बताते रहो। चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। अब ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या हुआ है, कोई एक ब्लॉक को रखा गया है। ये ब्लॉक है 4 kg का, ये 4 kg का ब्लॉक है और सीधे सीधे बोलते हैं कि m kg का ब्लॉक है और ये एंगल है थीटा। अब छोड़ देंगे तो ये फिसलते हुए आएगा। क्या एक्सीलरेशन में नीचे आएगा, ये हमें पता करना है। पहले देखेंगे कि नीचे आ क्यों रहा है, कोई खींच रहा होगा तभी ना आएगा, नहीं। चलिए क्या एक्सीलरेशन में नीचे आएगा, तो देखो कि जो आ रहा है इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या आ रहे हैं। एक तो फोर्स आ रहा होगा आपका जो कहते हैं कि वेट, और m मास का वेट mg होता है। और ये जो दूसरा फोर्स है कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स भी तो आ रहा होगा। यू विल से द कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट इज लाइक दिस, दैट यू अदरवाइज कॉल एज द रिएक्शन फोर्स और द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यही तो दो फोर्स है। अब सोचने वाली चीज हुआ कि ये ब्लॉक नीचे क्यों आया, mg और n दोनों मिलके लाए कि n अकेला लाया कि mg अकेला लाया, कौन लाया। अब ये ब्लॉक इधर आया, मतलब जो जो फोर्स इधर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके चलते ही आएगा। क्या बता सकते हो n इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट रखता है, थोड़ा ध्यान से सोचना। कोई वेक्टर अगर ऐसा है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। कंपोनेंट निकालने के लिए तरीका क्या बताया आपको, दो तरीका मालूम है। एक तो ग्राफिकली करना है, हेड और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो मिल रहा है सेक्शन वो कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों एक ही पॉइंट में आ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या था, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो इस डायरेक्शन के साथ ये क्या एंगल कर रहा है, 90 डिग्री कर रहा है, सॉरी 90 डिग्री कर रहा है। तो f का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ f cos 90, और cos 90 तो 0 होता है। मतलब कोई भी वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, कोई हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। एज ए होल कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू इट इज ऑलवेज 0, है कि नहीं। कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होता है। मतलब अगर हम कहेंगे कोई आदमी ऐसे गया है, बताओ ईस्ट की तरफ कितना गया, कहाँ गया ईस्ट की तरफ, वो तो सीधा नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है। हाँ अगर ऐसा गया होता तो नॉर्थ की तरफ भी कुछ गया, ईस्ट की तरफ भी कुछ गया, लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया है वो ईस्ट की तरफ कितना गया, एकदम नहीं गया। कैसे पता चला, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, s cos 90। तो ये याद रखना जरूरी है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0, एंड फॉर यू आई वुड लाइक टू नोट इट हियर इन द थ्योरी पार्ट आल्सो। क्या याद रखें हम, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर in any perpendicular direction, in any perpendicular direction, component of a vector in any perpendicular direction is 0, component of a vector in any perpendicular direction is 0। हाँ तो वापस आए, हम देख रहे हैं कि ब्लॉक को छोड़ दी तो फिसलते हुए आ रहा है। क्या n का कोई कंपोनेंट है, देखो तो आप जानते हो ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल है,
नॉर्मल है मतलब परपेंडिकुलर है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा 0, एन के लिए तो नहीं आ रहा है, फिर क्यों आ रहा है, mg का कोई कंपोनेंट है क्या, हाँ चलो देखते हैं mg का क्या कंपोनेंट है। ये जो mg आप देख रहे हो यहाँ पर, इस mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी है, ऐसा नहीं, ये यही mg का कंपोनेंट ये इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा है, इसलिए तो नीचे आ रहा है। We shall solve these questions in otherwise approaches also, but if you go with the fundamentals तो काफी चीजें चुटकी में बन जाएंगे। और mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में पता चल जाएगा तो वो हमें ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। तो पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर, यू नो ड्राइविंग फोर्स कितना होगा भैया, mg का कंपोनेंट, mg हो गया वेट, और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, आप जानते हो, स्पीड बढ़ाओ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है। और कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का तरीका हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई टू कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या है ये cos 90 माइनस थीटा, और शायद आपको मालूम है कि ये mg sin थीटा होता है। समझ में आया। अगर ये mg sin थीटा हो गया ड्राइविंग फोर्स, कौन सा मास ड्रिवन है, इस फोर्स के चलते कौन सा मास चलेगा, m चलेगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, डोंट रिमेंबर f बाई m, मैं बार बार बोल रहा हूं, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, ड्रिवन मास। छोटे छोटे मिसकंसेप्शंस आगे बड़े तकलीफ क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए आप तरीके से याद रखो तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगा। ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर mg sin थीटा और बाई मास हो गया m, तो m को खा गया, क्या मिला g sin थीटा। मतलब इस इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को छोड़ देंगे तो नीचे क्या एक्सीलरेशन में आएगा g sin थीटा। नाउ यू रिमेंबर दिस इज ए डिराइव्ड फॉर्मूला, अगली बार कभी अगर मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगा मैं ये सब चीज नहीं करूंगा। किसी एक स्मूथ इंक्लाइन पे कोई एक ब्लॉक को छोड़ दो, वो फिसल के नीचे आएगा, क्या एक्सीलरेशन में आएगा g sin थीटा, ठीक है, g sin थीटा एक्सीलरेशन। अगर समझ में आया तो बताओ, अगर मैं 10 kg का मास को छोड़ दूंगा तो ज्यादा एक्सीलरेशन में फिसल के आएगा, कि 4 kg का मास को छोड़ दूंगा तो ज्यादा एक्सीलरेशन में फिसल के आएगा, सेम। देखो m कुछ भी हो कैंसिल हो गया, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज g sin थीटा इररेस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक प्रोवाइडेड द सरफेस इज स्मूथ, है ना, यस। अब डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैं इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, कोई इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आपको कॉपी में एक छोटा सा फिगर बनाना है और याद रखना है कि कोई भी एक ब्लॉक जिसका मास नहीं दिया है और इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है और ये एंगल थीटा है, तो आपको बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा g sin थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, चाहे कुछ भी हो। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ए ब्लॉक रिलीज्ड ऑन ए स्मूथ incline slides down with acceleration 5 meter per second square if the inclination of plane is doubled. Find what will be acceleration. Take g is equal to 10 meter per second square. हाँ, चलिए आप बताइए आंसर क्या होगा। कोई ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन पे डाल दिए, पता चला नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगर इंक्लिनेशन को डबल कर दिए
मतलब जितना थीटा था उसको डबल कर दिए, तो क्या होगा एक्सीलरेशन? 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला आंसर आ रहा है 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यू आर लैकिंग बाय स्पीड, जल्दी जल्दी करोगे तो स्पीड बढ़ेगा। फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन था g sin थीटा, थीटा क्या था? इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन। कितना था ये? इट वाज 5। तो इसका मतलब sin थीटा का वैल्यू क्या हुआ? अगर g का वैल्यू 10 है, sin थीटा हो गया 1/2, इसका मतलब थीटा हो गया 30 डिग्री। व्हेन इंक्लिनेशन इज डबल्ड, अब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g sin 2 थीटा, थीटा डबल हो गया है नहीं, तो बन गया ये 60 डिग्री। 60 डिग्री बन गया तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 sin 60 इज 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Should not take more than 15 seconds to solve this type of questions, and you believe it or not, the standard of questions were like this. मेरे से भरोसा नहीं है तो अफसर से पूछो, वो क्यों कर पा रहा है? Don't accept anyone is very intelligent. Accept that he has made sincere practice. इसीलिए कर पा रहा है। 15 सेकंड में आंसर निकल के आना चाहिए। चलिए, तो अपना स्पीड बढ़ाना आपके हाथ में। आपकी स्पीड बढ़ाने में मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आई कैन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। आपका प्रोसेसर कितना स्पीड में काम करेगा वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी हाउ यू आर गोइंग टू। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वर्टिकल रिंग है, यहाँ पर कोई एक वर्टिकल रिंग है। हियर इज ए थ्रेड कनेक्टेड समवेयर। यहाँ पर कोई एक थ्रेड लगा है और थ्रेड का दूसरा एंड को कहीं लगा दिए, कहाँ लगाया मालूम नहीं, कहीं एक लगा दिए, पी पॉइंट में लगा दिए। ये है पॉइंट ए, और ये जो रिंग दिया है, रिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दिया है। जानकारी ये दिया है कि इसका रेडियस जो है वो r है। रेडियस ऑफ द रिंग इज r। अब सोचो कि यहाँ से कोई एक मोती को पिरोया गया है इस थ्रेड में और छोड़ देंगे तो फिसलते हुए आएगा। मोती आप समझ रहे हो ना? ए बीड इज स्लाइडिंग अलोंग द थ्रेड। द रिंग इज in a vertical plane, vertical plane. How much time the bead takes to slide from A to P? सर P कहाँ है मालूम नहीं, कहीं तो कहीं होगा, कहीं भी है। P में भी एनी पॉइंट में भी, हियर 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 कहीं भी हो सकता है। कहीं एक पॉइंट दिया, यहाँ से बीड को छोड़ दिया गया, वो स्लाइड करके सर करके नीचे आएगा। कितना समय लगेगा बताना है आपको। अब आपको मालूम है ये जब बीड फिसल के आएगा उसका कुछ एक्सीलरेशन होगा और दैट एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी फोर्स होगा इधर को कांस्टेंट होगा हर तो। अच्छा, जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ। टाइम पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहाँ से छोड़ा गया है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लेंगे तो टी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अच्छा, कितना समय लगेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करोगे, साथ साथ इसका आंसर को भी याद रखोगे, ऐसे कि दोबारा कोई कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको करना नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। बिकॉज दिस ए वेरी टिपिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी एंट्रेंसेस में बार बार आ चुका है। अब कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे होगा नहीं करना है, आंसर याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉर्मूले। एक तो हुआ जो कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली आते हैं, दूसरा होता है, एक होता है कि जो डिराइव्ड फॉर्मूले होते हैं, ये हुआ 3-4 लॉजिक लगा के फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तीसरा हुआ काफी क्वेश्चन से जिनका इतना कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं कि उनका आंसर को लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानने लगे। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अब ये ब्लॉक फिसल के नीचे आएगा, हम बोले कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो पहले पता तो करें कि एक्सीलरेशन क्या है। एक्सीलरेशन क्या है मतलब क्या निकालना चाहते हैं कि इधर को वो कौन सा एक्सीलरेशन में जा रहा है, इधर को वो कौन सा एक्सीलरेशन में जा रहा है। अब इधर को कौन सा एक्सीलरेशन में जा रहा है जानने के लिए इधर को कौन सा फोर्स खींच रहा है वो जानना जरूरी है।
अब ये थ्रेड, अब ये बीड जब वो यहाँ पे था रास्ते में, उसके ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स आता था भैया। कौन सा फोर्स आता था? तो वेट ऑफ द बीड कितना था? सर मास तो दिया नहीं। अरे असिम कर लो मास mg है, मास m है, वेट हो गया mg। अब इसका एक्सीलरेशन, सर एंगल भी तो नहीं दिया। ओहो, कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये एंगल थीटा दिया होता तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होता, कोई बताएगा? अगर ये एंगल थीटा होता तो सिंपल है, mg cos थीटा, एवरीवन नोज। नाउ वी आर ग्रेजुएटेड बाय हाफ एन आवर, सो यू सी हम लोग इधर ये एंगल अगर थीटा होता तो ये mg cos थीटा होता। तो एंगल तो दिया नहीं, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। इधर क्लियर, ये एंगल है थीटा, सपोज जो भी मालूम ये सब मान लो। तो mg cos थीटा, क्योंकि एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते इसलिए पहली बार कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसको याद रख लेना पड़ेगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन है। mg अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली जो ड्राइविंग फोर्स बनेगा mg cos थीटा बनेगा। तो अब बताओ इस ट्रायंगल में क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, छोड़ा गया मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक्सीलरेशन मालूम है क्या? हम कहेंगे अगर ये mg है तो ड्राइव करने वाला फोर्स क्या हुआ? mg cos थीटा। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया mg cos थीटा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? g cos थीटा। और बाकी क्या रह गया? हमें क्या निकालना है? t। और क्या चाहिए? s मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। s क्या है? द डिस्प्लेसमेंट। जब वो यहां से यहां तक आया कितना दूर है ये? सर ये भी तो मालूम नहीं है, क्योंकि p कहाँ है वो मालूम नहीं। p में भी हियर, में भी हियर, में भी हियर, अलग अलग p के लिए अलग अलग s होगा। लेकिन हमारा p तो ऐसा जगह पे है जहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा एंगल कर रहा है। अच्छा, इस केस में तो चलो सोचते हैं, हियर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, और शायद आप में से हर कोई को मालूम होगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, है कि नहीं? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखिए, तो ये ट्रायंगल में ये टोटल लेंथ है 2r, नहीं ये टोटल लेंथ है 2r, तो ये लेंथ कितना होगा? 2r cos थीटा। देख लो 2r cos थीटा बना कि नहीं बना? यस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, हाइपोटेन्यूज इटसेल्फ इज 2r, तो बेस बन गया 2r cos थीटा। कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री b/h वाला फॉर्मूला दिमाग में ला रहे होंगे, लेकिन सोचो तो क्या ये जो चीज आपको दिख रहा है ये पूरा चीज का कंपोनेंट जैसे नहीं दिख रहा है? कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट तो cos थीटा मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो हो गया 2r cos थीटा। u दिया है, a दिया है, s दिया है, t पूछा, और इसमें क्या रखा है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यू नो दिस फॉर्मूला। ut तो गया क्योंकि u 0 है, at स्क्वायर वैल्यू डाले, s हो गया 2r cos थीटा, और इधर हो गया हाफ, a का वैल्यू क्या था? g cos थीटा और t स्क्वायर। ये cos थीटा जो हम अपनी मन से लिए थे वो तो उड़ गया दोनों तरफ से, कितना इंटरेस्टिंग है। और इसमें से 2 इधर आ गया तो 4r हो गया, नीचे आ गया t, तो ये आपको हो गया t इज इक्वल टू 4r बाई g का रूट ओवर। वाओ क्या मस्त है, देख लो कितना टाइम लगेगा। रूट ओवर ऑफ 4r बाई g याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि ये चीज एग्जाम में 1 मिनट में करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, बट कॉमन क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इट बिकम्स लाइक दिस, s इज इक्वल टू यस दैट इज इक्वल टू 2r cos थीटा इज इक्वल टू हाफ g स्क्वायर। हाँ, तो ये बन गया ये, तो टाइम का वैल्यू मिला 4r बाई g। ये क्वेश्चन कितने रंग रूप में आया है? ढेर सारे रंग रूप में। कोई अगर पूछेगा अगर मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं करता, मैं कुछ इसको यहाँ पे कनेक्ट करता, तो बताओ a टू q जल्दी आएगा कि a टू p जल्दी जाएगा? सेम टाइम। थीटा तो है ही नहीं हमारा आंसर में, थीटा चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर मे बी द वैल्यू ऑफ थीटा, इट टेक्स द सेम टाइम। समझ में आ रहा ना? सेम क्वेश्चन विल कम इन ग्रेविटेशन। अर्थ के अंदर से टनल बनाया गया, एक ऐसा टनल बनाया, एक ऐसा टनल बनाया, एक ऐसा टनल बनाया, तीनों टनल में एक एक तो बॉल डाले, कौन सा बॉल दूसरी तरफ जल्दी निकलेगा? तीनों सेम टाइम में निकलेंगे। कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड।
सेम चीज विल कम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज बॉल है, इट इज अलाउड टू मूव थ्रू ए थ्रेड और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, कौन सा केस में वो जल्दी पहुंचेगा? कहोगे सेम टाइम। एक कंसेप्ट को 25 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और सारा केस में ये डिराइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिखा है, ये क्वेश्चन और कितने रंग रूप में आएंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल रिंग है इन ए ग्रेविटी फ्री रीजन, इन ए ग्रेविटी फ्री रीजन। सपोज मैं आपको दिया कि कोई ग्रेविटी फ्री रीजन है जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है। यहाँ पर कोई एक थ्रेड ऐसे लगा है, एक थ्रेड ऐसे लगा है और यहाँ पर एक चार्ज बॉल है जिसका मास m चार्ज q है और इसका भी मास m चार्ज q है और दिया गया दोनों ही केस में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। ग्रेविटी फ्री है, वेट नहीं है। आउट ऑफ A एंड B who will first reach the other extreme? You will say the same, क्योंकि हर एक केस में तो फोर्स वही आ रहा है, फोर्स का कंपोनेंट वही आएगा नहीं। एंड यू विल सी अल्टीमेटली द डिस्टेंस मूव्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द थ्रेड। तो जो चीजें बताया जा रहा है उसको आगे में रिपीट करूंगा, यू मस्ट बी एबल टू अप्लाई ढेर सारे केसेस में। इस केस में कौन सा केस में A पहले A डैश पे पहुंचेगा कि B पहले B डैश पे पहुंचेगा? आप कहोगे सेम टाइम लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यू आर ऑल ग्रोन अप चिल्ड्रेन, 11 12 कंप्लीट कर चुके हो तो आपको सारा आइडिया को जोड़ जाड़ के बता सकते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन देंगे तो आप बोलोगे सर वेक्टर का बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया, हम लोग कैसे करें? नहीं, कॉन्सेप्ट मस्ट बी सिमिलर, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग देखे कंपोनेंट के ऊपर, ये क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन देखे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force has a force of magnitude थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स of magnitude 100 Newton has component 60 Newton in direction of east. What is magnitude of component? Magnitude of component in direction of north. I hope you understand the question now. फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और दिया है इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट क्या है पता करना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। थोड़ा सा वेक्टर को ड्रॉ करो और देखो, कोई वेक्टर है वो ईस्ट की तरफ जो कंपोनेंट रखा है, ये वेक्टर है F। इसका ईस्ट वाला कंपोनेंट कितना दिया है कि ईस्ट वाला कंपोनेंट है हाउ मच इट इज समथिंग लाइक 60 न्यूटन। ये दिया है 100 न्यूटन, ये दिया है 60 न्यूटन। क्या मतलब है? मतलब ये लाइन का लेंथ है 60 और ये लाइन का लेंथ है 100। पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, मतलब पूछा है कि बताओ इस लाइन का लेंथ क्या है। सिंपल है, अगर ये 60 है, यही पूछा है, ये कितना है मालूम नहीं है, बट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल रूट ओवर इज इक्वल टू 100। व्हाई? बिकॉज दिस लेंथ इज 100। समझ में आया क्या? तो आज सीधे सीधे आंसर आपका निकल के आया, इट इज 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 80 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा स्पीड जा रहा हूँ कि ठीक स्पीड जा रहा हूँ कि स्लो लग रहा है कि क्या है? ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो we have understood what is component of a vector.
ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। Once we understand component, now let us understand what is rectangular form of vectors. इसमें हम किसी एक वेक्टर को in terms of its components into mutually perpendicular directions रिप्रेजेंट करते हैं। in the direction of x axis and y axis namely हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस और हमें ये वेक्टर का रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। दिया किस फॉर्म में? दिया ग्राफिकल फॉर्म में। अच्छा, ये बात है। सपोज हम कहेंगे ये एंगल थीटा है और ऑब्वियसली लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ f। इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू fx i कैप fy j कैप और एक k कैप टर्म में रहता है, उसको ऑर्थोगोनल फॉर्म कहते हैं। अब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करें। रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं fx i कैप प्लस fy j कैप। क्लियर? नाउ fx क्या है? fx is component of the vector along x axis in the direction of positive x axis। ध्यान रखना fx क्या है? fx is component of f vector f in direction of positive x axis। पॉजिटिव x axis, इस चीज को मिस मत करना। पॉजिटिव x axis के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम कहेंगे fx। सिमिलरली अगर हमें fy पता करना है तो fy क्या है? आप कहोगे fy is component of f along in the direction of positive y axis के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे ये जो चीज है इसको पढ़ेंगे कैसे? आई कैप का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब होता है इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये सिंबॉलिकली लिखा गया है। अगर ये वेक्टर है वेक्टर एफ, तो ये कंपोनेंट जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको कहेंगे fx और ये जो कंपोनेंट है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसको कहेंगे fy। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर f क्या है? मान लो कि कोई आदमी का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट को हम दो तरीके से कह सकते हैं। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो आप उस आदमी के पास जाना चाहते हो, हम कहेंगे इधर को जाओ, थीटा एंगल में इतना डिस्टेंस जाओ, पहुंच जाओगे। ये हुआ एक तरीका जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर। दूसरा तरीका हुआ इधर को उधर को उसको समझ में नहीं आता है तो एक काम करो बेटा, तुम ईस्ट के तरफ जाओ fx, फिर नॉर्थ के तरफ जाओ fy, आप उसके पास पहुंच जाओगे। ये भी तो हुआ। देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है ना? ये कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्योंकि ये रेक्टेंगल का हिस्सा जैसे दिख रहा है ना ये, तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई आदमी यहाँ से यहाँ पर गया 100 मीटर, आप उसके पास जाना चाहते हो तो आप कहोगे इधर जाओ 100 मीटर, या फिर इधर को जाओ 80 मीटर और इधर को जाओ 60 मीटर। ये भी तो एक तरीका हुआ उसके पास पहुंचने का। दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई ऐसे गया या फिर कोई ऐसे गया, डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है। मतलब दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग वेक्टोरियली। तो इसीलिए जो वेक्टर को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे थे तो उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? fx i कैप प्लस fy j कैप। बस ध्यान से देखना है कि i कैप इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j कैप इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अगर यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम कहेंगे fx का वैल्यू, अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है, fx का वैल्यू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f cos थीटा i कैप, और fy का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या एंगल कर रहा है ये? 90 माइनस थीटा। आई एम टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर जो कि xy प्लेन में है। ये मिसकंसेप्शन भी दिमाग से निकाल देना कि कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ 30 डिग्री कर रहा है तो y के साथ 60 करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब है क्योंकि हम एक प्लेन में कर रहे हैं, वी आर वर्किंग इन ए xy प्लेन, वेक्टर इज इन xy प्लेन। तो f cos थीटा i कैप प्लस ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ f cos 90 माइनस थीटा। थोड़ा प्रैक्टिस रखोगे तो दिखेगा f sin थीटा j कैप।
समझ में आ गया? दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई। मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं आपको कहता हूँ पुश दिस ब्लॉक। आप बोलोगे सर पुशिंग नीड्स ए फोर्स, फोर्स है तो वेक्टर है, खाली पुश करो बोलने से कैसे करेंगे? जोर से पुश करेंगे कि धीरे से पुश करेंगे? नहीं नहीं, 10 न्यूटन से पुश करो। अच्छा 10 न्यूटन से पुश करेंगे, किधर को पुश करेंगे? डायरेक्शन बताना भी जरूरी है बिकॉज से वेक्टर। तो आप कहोगे कि डायरेक्शन भी बताना, इधर को 10 न्यूटन में पुश करो। हाँ तब आपको समझ में आ गया, यू पुल्ड इट इन दिस डायरेक्शन विद 10 न्यूटन। ये क्या हो गया? मैं आपको बताया इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल फॉर्म। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं कि सपोज पुश दिस ब्लॉक विथ ए फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब आप ऐसा खींचो कि उसका x कंपोनेंट होगा 3, y कंपोनेंट होगा 4। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? x कंपोनेंट होगा 3, y कंपोनेंट होगा 4। मतलब सोचो तो मैं कितनी जोर से पुश करूंगा, क्या बता सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? इसका x कंपोनेंट होगा 3 और y कंपोनेंट कितना होगा 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होल डबल, दैट इज 5 न्यूटन। कहने का मतलब है अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? कैसे? इट इज एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर होल डबल। कोई वेक्टर दिया है अगर 3i कैप प्लस 4j कैप, उसका मैग्नीट्यूड होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल डबल इज 5। ठीक है, तो कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया। तकलीफ तब होता है जब हम कोई वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में ही हमें दिक्कत आ जाता है। जैसे लेट अस सी सम वेक्टर्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा, क्या लेंथ दिया है? नाम है उसका f और मैग्नीट्यूड दिया है 20 और ये एंगल कितना दिया है? ये एंगल दिया है 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री। अभी हमें ये वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्म में से उतार के रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा fx, याद करना पड़ेगा कि fx था क्या? fx was the component of the vector in the direction of positive x-axis। पहले कंपोनेंट तो निकाल के देखे, दिख कैसे रहा? कंपोनेंट देखे तो कंपोनेंट कैसे देखते हैं? हेड से और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और इसका हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल का शेडो यहाँ पे आ रहा है। यस, द कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइन, तो क्या लिखेंगे? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इसलिए प्लस लिखे। अगर यही कंपोनेंट उल्टा निकला होता, मान लो कि एरो हेड यहाँ पे होता, तो यहाँ पर होता एरो मार्क, यहाँ पर होता टेल, और ये कंपोनेंट होता इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उस केस में हमें माइनस लिखना पड़ता। तो क्यों माइनस लिखेंगे? क्योंकि हम जब लिख रहे हैं यहाँ पर हमारा fx क्या है? इट इज कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो जो आदमी सुबह सुबह आज चल रहा था, चलते चलते वो ईस्ट की तरफ कुछ दूर निकल गया था, है कि नहीं? वो आदमी जो है वो ईस्ट की तरफ जो गया था, कितना गया था? 20 cos 30। वो वेस्ट की तरफ कितना गया? बोलने से क्या हो जाता था? -20 cos 30। क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था, हम कहते थे कि इधर जाते जाते वो इधर भी गया है। वेस्ट की तरफ कितना गया? आप कहोगे -20 cos 30 गया है वेस्ट की तरफ। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमें दिया गया है ये वेक्टर जो है ऐसा दिया है, तो fx क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ f, फॉर्मूला एक ही है, याद रखना, cos थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ f कितना है? इट इज समथिंग लाइक 20 cos 30 and that is 10√3। fy component of f along पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव टर्म को मिस मत कर देना। पॉजिटिव y एक्सिस मतलब इसको y एक्सिस पे पहले प्रोजेक्शन करो और देखो कि उसका हेड कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है क्या? हाँ, हेड यहाँ है, तो यहाँ पर आएगा शेडो। ये टेल है, हाँ, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस। आई विल से ये भी रहेगा पॉजिटिव, कितना? f cos, क्या एंगल कर रहा है ये y एक्सिस के साथ? थीटा, 60 डिग्री। फॉर्मूला तो वही है बट वैल्यू लेंगे 20 cos 60, इट इज 10। ये जैसे हमें समझ में आ गया, हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर हमें दिखाया गया है वो वेक्टर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें
तो क्या बनेगा, ये वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने से क्या बनेगा, आप कहोगे ये जो वेक्टर हमें दिखाया गया है, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज 10√3 in the direction of positive x-axis and 10√3 in the direction of positive x-axis and 10 in the direction of positive y-axis। आई कैप को क्या पढ़ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप को क्या पढ़ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। चलिए थोड़ा केस बदल देते हैं, कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक दूसरा वेक्टर है जिसके बारे में आपको जानकारी देना है और वेक्टर दिखने में कुछ ऐसा है। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, से इट इज 50 डिग्री, और ये क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि ये जो एंगल है ये वर्टिकल के साथ और वाई एक्सिस के साथ कुछ 30 डिग्री कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वेक्टर का नाम एफ है। अब इस वेक्टर को हमें लिखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसके लिए तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज एफ एक्स। पहले बताओ कि इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, इमेजिन करो और बताओ वो क्या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू आएगा। नहीं, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस ऑफ समथिंग होगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज माइनस ऑफ ए cos थीटा। तो कैसे पता चला कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद देखा कि ये जो कंपोनेंट आ रहा है, जो प्रोजेक्शन आ रहा है, जो इंटरसेप्ट या फिर जो शेडो आ रहा है, उसका हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है। दिस इज व्हाट इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे हमें तो चाहिए समथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इधर को है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना है, नेगेटिव वैल्यू है, माइनस ऑफ समथिंग है। जैसे वो आदमी ईस्ट की तरफ 60 गया था तो वेस्ट की तरफ कितना गया था, माइनस 60 गया था। ये वेक्टर इधर को जा रहा है तो इधर को कितना जा रहा है, माइनस ऑफ सम वैल्यू जा रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू ये तो हो गया 50, ये माइनस साइन बरकरार रहेगा, cos थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, 30 डिग्री कर रहा है क्या, नहीं। अगर इसके साथ 60 डिग्री कर रहा है तो इसके साथ 30 डिग्री कर रहा है तो इसके साथ 60 डिग्री कर रहा है। 60 बन गया -25। सिमिलरली अगर मैं एफ वाई निकालना चाहूंगा, बस आपका काम है बताना कि जो वाई कंपोनेंट निकलेगा, एफ वाई निकलेगा, वो पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा। क्योंकि हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल का शेडो यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया वेक्टर, तो पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला तो एक ही है, कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद द डायरेक्शन। ठीक है, एक मिनट। ओके, अब हमें अगर पता करना है कि व्हाट इज एफ वाई, तो ये क्लॉज तो पता चल चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ तो दिया हुआ है, cos थीटा की देर है, थीटा की जगह क्या डालेंगे, y एक्सिस के साथ ये क्या एंगल कर रहा है, ये 30 डिग्री कर रहा है। यस, दिस बिकम्स 25√3। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं -25 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन था इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। -25 आई कैप का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 25√3 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। अब बस आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है। ये कोई एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा मैं आपके लिए बना के रख देता हूँ। ये हुआ यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, और यहाँ पे 4 वेक्टर देता हूँ, आपको आंसर बताना है चारों केस में।
अब आप स्मार्ट हो चुके हो तो आपको उतना धीरे धीरे नहीं जाना जितना धीरे धीरे मैं कर रहा था। आप सीधे सीधे वेक्टर को लिखोगे। अब दिया है ये वेक्टर, पहला वेक्टर दिया है ऐसे, कितना दिया है ये 100 है ना। अब ये जो एंगल है कितना दिया है, ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो वेक्टर दिया है वो कैसा वेक्टर दिया है, चलो मानते हैं कि ये वेक्टर दिया है ऐसे, जस्ट मिनट, ये वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है। और ये वेक्टर कैसे दिया है, ये वेक्टर दिया है ऐसे, ऐसे करके कुछ वेक्टर दिया, और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू दिया है 20, इसका वैल्यू दिया है 5, और ये जो वेक्टर है यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है जो वेक्टर ऐसे दिया है कि ये है 50, और ये एंगल भी मेंशन किया है कि से इट इज 60 डिग्री। क्या ये चार वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में फटाफट लिख सकते हो? डू इट नाउ, यू कैन डू इट। अब मैं करता हूं, देखिए मैं कैसे करता हूं, आप लोग भी वैसे ही करने की कोशिश करना है, कॉपी पेस्ट। मुझे वेक्टर एफ लिखना है, तो एफ एक्स आई के एफ वाई प्लस एफ वाई जे के, पहले देखें कि एफ एक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। बोलो मेरे साथ, इसका एफ एक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो कितना हुआ, क्योंकि उसका हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, कितना होगा 100 cos एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, हाँ 30 डिग्री कर रहा है। तो सीधे सीधे लिखेंगे 100 cos 30 आई कैप। वाई कंपोनेंट निकालने जाएंगे, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्या लिखेंगे 100 cos, क्या एंगल कर रहा है वाई एक्सिस के साथ 60, और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। खत्म, इतना ही तो करना था। अब 100 cos 30 का वैल्यू सबको मालूम है कि 50√3, 100 cos 60 is 50, सो ये 50√3 आई कैप माइनस 50 जे कैप। दूसरे क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन में करता हूं, इसमें बताइए जो वेक्टर एफ होगा उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है। प्रैक्टिस करवाना मेरा काम नहीं है, प्रैक्टिस आपको स्पीड बढ़ाना है। देखो तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। तो सीधा लिखना शुरू करो, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है 50 कॉस, कितना होगा 50 कॉस 30 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री कर रहा है, हाँ दैट आई कैप। वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, हेड यहाँ पे तो उल्टा है, माइनस कितना 50 कॉस, क्या एंगल कर रहा है वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री जी कैप। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए कोसाइन ऑफ द एंगल को मल्टीप्लाई करना है। आप कहोगे सर बुक में लिखा है ये sin 30 होता है, हाँ बात देखिए cos 60 सेम है sin 30। क्यों नहीं बताया सर? आप फिर ऐसे बताते तो आप कंफ्यूज कर जाते, कौन सा cos थीटा होगा कौन सा sin थीटा होगा। Why not to have a common फंडा? sin 30 निकालने में आपको जितना डिफिकल्ट होता है cos 60 निकालने में उतना ही डिफिकल्ट होता है ना। चलिए अब पहला वाला क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? अब कितना होगा निकाल तो सकते हैं, लेकिन क्यों निकालेंगे? कंपोनेंट क्या होता है एक्स कंपोनेंट, ये लेंथ, अगर ये 20 है, ये लेंथ कितना है 20 है, तो सीधा लिखेंगे -20 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाई कंपोनेंट, ये वेक्टर के साथ वाई एक्सिस 90 डिग्री कर रहा है, कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। आया समझ में? अब बताइए आखिरी क्वेश्चन, हमें खुश करने की सुनहरा मौका है, एक क्वेश्चन बनाइए और हम खुश हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन में एक्स कंपोनेंट क्या है?
x कंपोनेंट 0 है, क्योंकि कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ 90 डिग्री कर रहा है तो उसका x कंपोनेंट 0 है, 0 i कैप। y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या होगा? 5 cos 0। और सीधे सीधे देखो ना, कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये लेंथ हो, ये लेंथ कितना होगा? ये जितना है, दैट इज 5 j कैप। क्या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालना समझ में आ गया? कोई वेक्टर समराइज करते हैं, कोई वेक्टर अगर दिया है fx i कैप fy j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर होल ओवर। ये याद रखना है। तीसरा चीज जो आपको याद रखना है ये कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है जो दिखने में कुछ ऐसा है, चलो मानते हैं कि ये जो है हमारे पास एक प्यारा सा वेक्टर दिखने में ऐसा है, और ये वेक्टर के बारे में दिया क्या है? दिया है इसका टेल दिया है, कितना है? x1 y1, टेल इज एट x1 y1। हेड कहाँ है? हेड इज एट x2 y2। हेड भी दिया है, टेल भी दिया है। अब इस वेक्टर को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो चाहिए क्या? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपको x कंपोनेंट चाहिए और y कंपोनेंट भी तो चाहिए। ये हो गया x कंपोनेंट नहीं, और ये हो जाएगा आपका y कंपोनेंट, ऐसा ऐसा। अगर ये पॉइंट है x1 y1, व्हाट इज दिस लेंथ? ये x1 है नहीं, और ये x2 y2 है, व्हाट इज दिस लेंथ? इट इज x2। सो व्हाट इज द कंपोनेंट? ये कंपोनेंट का लेंथ कितना है? x2 माइनस x1 है कि नहीं? सिमिलरली व्हाट इज द लेंथ ऑफ द y कंपोनेंट? ये y कंपोनेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो याद रखो, टेल ऑफ ए वेक्टर एट x1 y1, हेड ऑफ द वेक्टर एट x2 y2, तो इंप्लाइज द वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर मान लो, वेक्टर का नाम a है, कुछ भी दे सकते हैं a, तो कितना हो गया? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस सी। The head and tail of a vector are given equal displacement the vector will change in magnitude only, change in direction only, change in magnitude and direction not change। किसी एक वेक्टर का हेड और टेल को इक्वल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, पूछा है कि बताओ कि क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि डायरेक्शन बदलेगा कि दोनों बदलेंगे कि कुछ नहीं बदलेगा। लेट अस सी। वेक्टर के पास दो ही चीज हैं, एक है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा है उसका डायरेक्शन। हमारे पास मान लो कि कोई एक वेक्टर था जो दिखने में कुछ ऐसा था, ये है कोई वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर का नाम है a। मैं इसका हेड और टेल को इक्वल डिस्प्लेसमेंट देना चाहता हूं, मतलब हेड को मान लो इधर को डिस्प्लेस कर दिया, जितना डिस्प्लेस किया हेड को उतना ही डिस्प्लेस करूंगा
टेल को भी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा, तो हेड को जितना डिस्प्लेस किया टेल को भी उतना ही डिस्प्लेस किया। अब नया टेल यहां पर है, नया हेड यहां पर है, क्या जो नया वेक्टर हुआ वो कहां पे है? आप कहोगे वो यहां पे। क्या बोलते हो आप, वेक्टर बदला कि नहीं बदला? क्या उसका डायरेक्शन में बदलाव आया? नहीं, पहले जितना एंगल कर रहा था एक्स एक्सिस के साथ अभी उतना ही एंगल कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बदला। क्या मैग्नीट्यूड बदला? नहीं, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला। तो कोई वेक्टर का हेड और टेल को इक्वल डिस्प्लेसमेंट देने से द वेक्टर विल नॉट चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये सारी चीज लिखने के लायक चीज नहीं है, ये समझने की लायक चीज है। ऐसे लिखोगे तो भर जाएगा कॉपी, डर जाओगे प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सारा चीज को समझो। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts from 2,3 and goes a displacement S is equal to 4i cap minus 7j cap. Find new coordinate of particle। अब वो नया कहां पे जाके पहुंचेगा बताओ? कोई पार्टिकल 2, 3 किसी एक पॉइंट से चला, ये डिस्प्लेसमेंट गया, अब कहां पे पहुंचा बताओ, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसे करके पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा देखें इसको। कोई पार्टिकल इस पॉइंट में था, कहाँ था मालूम नहीं है, कहीं था, डाटा दिया हुआ है, x1 y1 का वैल्यू मालूम है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट गया। क्या डिस्प्लेसमेंट गया? ये डिस्प्लेसमेंट गया, कितना है वो दिया हुआ है, कितना है s है। बोला है कि अब कहाँ पे पहुंचा? x2 y2, मतलब आपको s दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 पूछा है, आप नहीं निकाल सकते क्या? यस, आप जानते हो कि s इज इक्वल टू क्या है, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है वो, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। s का वैल्यू क्या है? 4i कैप माइनस 7j कैप। और x2 माइनस x1, x2 तो मालूम नहीं है, लेकिन x1 मालूम है। x1 कितना? x1 इज 2 i कैप प्लस 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 दिया है। y2 माइनस y1, y2 क्या है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है y1, y1 कितना है? y1 इज 3 j के। कंपेयर x2 माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर i कैप इधर i कैप वाला कंपोनेंट हुआ 4, मतलब x2 इज 6। y2 माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर का y कंपोनेंट इधर का y कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस 7, मतलब y2 इज इक्वल टू माइनस 4। क्या मेरी बात समझ में आया? सो न्यू पोजीशन इज, ये न्यू पोजीशन इज 6, माइनस 4। क्या बात समझ में आ रहा है? अगला, a particle starts with initial velocity u is equal to 4i cap minus 2j cap meter per second and moves with constant acceleration। कितना? कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू दिया है 2i कैप माइनस प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, अब स्पीड क्या होता है? स्पीड तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
क्या हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मालूम है? नहीं, लेकिन दिया है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, टाइम दिया है, v तो निकाल सकते हैं। v क्या हो गया? u प्लस 80। यस, ये हमें मालूम है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? u दिया है 4i केप माइनस 2j केप प्लस a दिया हुआ है 2i केप प्लस j केप, टाइम दिया है 2 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 2 4i केप प्लस 4i केप इज 8i केप माइनस 2j केप प्लस 2j केप हो गया 0j केप मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछा है स्पीड, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो 8 का स्क्वायर, इट इज 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल डबल इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद उसका स्पीड होगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, sir. in above question particle starts from 2,5, find its position after 2 seconds। इनिशियल पोजीशन दिया है, चलना शुरू किया, u दिया है, a दिया है, 2 सेकेंड बाद कहाँ पे होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, डिस्प्लेसमेंट दिया था तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंच गए। इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट निकालो और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फॉर्मूला आपको मालूम है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, x1 y1 दिया है, कहां से स्टार्ट किया मोशन, x2 y2 पता करना है। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? Yes, sir. यस, करो फिर। तो बात अटकी s पे। s निकालने का तरीका हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एबोव क्वेश्चन मतलब ऊपर मत देखना, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया है, हाँ ये 4i केप माइनस 2j केप, 4i केप माइनस 2j केप इंटू टाइम दिया है 2 सेकेंड्स प्लस हाफ a दिया है कितना, a का वैल्यू दिया हुआ था 2i केप प्लस j केप, सो 2i केप प्लस j केप इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया 8i केप माइनस 4j केप, और ये 2 का स्क्वायर 4, 2 खा गया तो हो गया 2, 2 इज 4i केप प्लस 4i केप प्लस 4j केप, नहीं 4 कहाँ से हो, 2j केप। ये बात है, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 8 प्लस 4 हो गया 12i केप माइनस 4j केप प्लस 2j केप इज माइनस 2j केप। ये हो गया वेक्टर, बट दैट इज सेम एज x2 माइनस x1 i केप, y2 माइनस y1 j केप, है ना। और इसमें से x2 x1 y2 y1 का वैल्यू में से x1 y1 हमें मालूम है। चलिए डालते हैं, डाल दिए, x2 निकालना है, x1 निकालना है, सो आप कहोगे x2 का वैल्यू कितना है पता करना है, x2 माइनस x1, x1 कितना है 25, दैट इज इक्वल टू 12, तो मिल गया x2 इज 14, और y2 माइनस y1 मतलब 5 है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो गया 3। हाँ बढ़िया बनाया आप लोग, y2 इक्वल टू 3। तो फाइनल आंसर क्या आया, 14,3। कितने लोगों का आया था, थोड़ा हाथ उठाइए, देखना चाहते हैं कितने लोगों का आया था। 1 2 3 4 5, बाकी 2 लोगों का क्यों नहीं आया था? कहां पर कौन सा स्टेप में गड़बड़ हो गया था, समझने में या कैलकुलेशन में? किसमें गड़बड़ हुआ था कुमार? अच्छा ठीक, क्या ये चीज सबको समझ में आया?
Yes, sir. ये सब बोलने के साथ साथ नीचे एक स्टेटमेंट आता है, हम लोग लिखते हैं ना, वो कहीं भी डाउनलोड करते हैं वो लिखता है उसमें आई एग्री टू दी वो प्रपोजल, बिना कुछ पढ़े हम लोग उसमें एग्री वाले में टिक मार देते हैं। इसमें ऊपर ये लिखा है, जहां पर आप यस सर बोल रहे हो वहां पर ऊपर ये लिखा है कि ये चीज दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। आई प्रॉमिस टू अबाइड बाय द रूल्स, आई प्रॉमिस टू मेक नेसेसरी प्रैक्टिस एंड रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इन द टेस्ट। ये सर बोलते वक्त आप ये सारा एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहे हो, आपको याद रखना है, क्योंकि चीज दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है, दोबारा नहीं बताएंगे तो फिर तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और नहीं हो रहा समझ में तो सर दोबारा बताइए, अभी बोलोगे 25 बार बोलोगे, हम 30 बार बताएंगे, लेकिन बाद में और नहीं बताएंगे, ठीक है। तो खैर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म पे काफी कुछ चीजें देखें और उसके ऊपर और न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बट बिफोर दैट let us see orthogonal form of vectors. ऑर्थोगोनल फॉर्म में हम किसी एक वेक्टर को लिखते कैसे हैं? लिखते हैं कोई वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, पहला हुआ वेक्टर f है तो इस लिखेंगे fx i कैप fy j कैप fz k कैप। यहाँ पर k कैप क्या है? in the direction of positive z axis। i कैप क्या था? in the direction of positive x axis। j कैप क्या था? in the direction of positive y axis। ये k कैप क्या है? in the direction of positive z axis। अच्छा, और z axis कैसे होता है सबको मालूम है, ये अगर हुआ x axis, ये अगर हुआ y axis, तो यहाँ से उभरता हुआ निकलता हुआ बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा उसको हम z axis कहते हैं। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड अगर निकालना है किसी वेक्टर का जो कि हमें दिया गया है ऑर्थोगोनल फॉर्म में, निकलने का तरीका वही है, fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर fz का स्क्वायर होल ओवर, तरीका तो वही हुआ। तीसरा हुआ अगर कोई वेक्टर f मेक्स एंगल्स alpha, beta, gamma with positive x, y and z axis respectively, then आपको याद रखना है कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। ठीक है, ये है कैसा? चलो थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लिखेंगे नहीं, सब कुछ क्यों लिखें। कोई वेक्टर है जो दिखने में fx i कैप है, fy j कैप है, fz k कैप है, तो हम कहेंगे कि जो fx है वो fx क्या है? कंपोनेंट ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पर जो वेक्टर f है वो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा कर रहा है एंगल, तो fx क्या हो जाएगा? f cos अल्फा, हाँ समझ में आया। और fy हो जाएगा f cos बीटा, क्योंकि y एक्सिस के साथ बीटा एंगल कर रहा है, और fz हो जाएगा f cos गामा, हाँ ठीक है। और हमें ये मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ f क्या होता है? इट इज रूट ओवर ऑफ, लिखे ना यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। तो मैं इंस्टेड ऐसे लिखता हूँ, रूट ओवर साइन नहीं लिखना पड़ेगा, हम कहेंगे इट इज fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर fz का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा क्या? देखो वैल्यू डालते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। वाओ, अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर तो कॉमन जा सकता है, अंदर क्या रह गया? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा। दिस होल थिंग इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ f का स्क्वायर, गया दोनों तरफ से कट गया तो मिला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा
इज इक्वल टू, यस, ये रिलेशन आपको याद रखना है, बड़े खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, है ना। डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा दिया रहेगा, गामा पूछेगा, वो तो कर सकते हो। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो आपको अपने प्रैक्टिस टेस्ट में दे दूंगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर, जस्ट मिनट, अगले सारी चीज अगले क्लास देखेंगे। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।